Hello everyone, I welcome you all to PCS Simplified. My name is Aditya. So I did geography here और हम लोग अभी PYQ डिस्कशन की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं. उसमें हम क्या करेंगे कि UPPCS में जितने भी PYQ आए हुए हैं वो सारे PYQ लेक्चर वाइज डिस्कस करेंगे, टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे. और आप लोगों को कोई भी चीज़ अगर पूछनी हो, कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ PYQ. PYQ की क्या इम्पॉर्टेंस होती है. तो जैसे क्या होता है कि कोई भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो UPSC हो या फिर UPPCS हो, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. पहला होता है आपका सिलेबस और दूसरा होता है आपका PYQ. सिलेबस आपको क्या बताता है? सिलेबस आपको बताता है कि वो वाइड टॉपिक्स क्या हैं जो आपको पढ़ने हैं, और PYQ बताता है कि उन सारे वाइड टॉपिक्स में भी किस डेप्थ तक आपको जा करके पढ़ना है. सपोज करिए कि UPSC में लिखा हुआ है कि फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया आपको पढ़ना है, बट फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ा टॉपिक है. तो आपको ये कैसे मालूम पड़ेगा कि आपको उसमें किस हद तक जा करके पढ़ना है, कितना पढ़ना है? तो वो आपको कौन बताएगा? वो आपको बताता है PYQ. तो इस वजह से PYQ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. दूसरा, अगर हम लोग किसी भी पेपर की बात करें, चाहे वो UPSC हो या फिर UPPCS हो, PYQ हमेशा आपको रिपीट होंगे. तो दीज आर रिपीटेड क्वेश्चंस. तो आप अगर एक बार PYQ अच्छे से कर लेंगे तो बाद में भी आपको इसी तरीके के क्वेश्चन बार बार मिलते रहेंगे. कई बार क्या होता है कि एक साल में कोई क्वेश्चन पूछा गया, उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से एक ऑप्शन सही था. बाकी अगले ही साल क्या होगा, बाकी के 3 ऑप्शन में से कोई एक स्टेटमेंट बना करके दे देंगे. तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलते हैं UPSC में भी, UPPCS में भी. तो ये क्वेश्चन PYQ आपको क्या बता रहा है कि आपको किस हद तक जाकर के पढ़ना है. दूसरा क्या है, ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं. क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं सो दे आर इजी टू प्रिपेयर. अब UPPCS में पूरे 150 क्वेश्चन आ रहे हैं आउट ऑफ 150 क्वेश्चन. ऐसा अगर आपको ऐसे 30-40 क्वेश्चन मिल जाते हैं जो पहले से आपने कर रखे हैं तो पूरा पेपर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. तो PYQ बहुत इजी होते हैं प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि पहले से आपको पूरा पता है कि किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं, किस तरीके का टॉपिक पूछा गया है. ठीक, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, PYQ की इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अपना पहला टॉपिक. तो हम लोगों को स्टार्ट करना है जो हमारा लेक्चर 1 है. लेक्चर 1 आज रिलेटेड रहेगा लोकेशन ऑफ इंडिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. बहुत ही बेसिक टाइप के क्वेश्चन इससे बार बार पूछे गए हैं. तो हम लोग देखेंगे कितने क्वेश्चन और किस तरीके के क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं. ठीक, पहला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य तटरेखा पर स्थित हैं? मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है. कितने राज्य हैं? टोटल 9 राज्य भारत के तटरेखा पर स्थित हैं. और वो 9 राज्य कौन से हैं? ठीक, 9 राज्य भारत की तटरेखा पर स्थित हैं. और वो 9 राज्य कौन से हैं आप देख सकते हैं. वेस्ट बंगाल पहला, दूसरा कौन सा है? उड़ीसा, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा तमिलनाडु, पांचवा केरला, छठा कर्नाटका, सातवां गोवा, आठवां महाराष्ट्र और 9वां कौन सा होगा? गुजरात. ठीक, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यूनियन टेरिटरी कौन सी है, केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, केंद्र शासित राज्य कौन से हैं, तो पुडुचेरी, दमन दीव एंड दादर नगर हवेली. तो ये दोनों भी इंडिया के कोस्ट पे लोकेटेड है. लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में राज्य पूछा गया था तो राज्य का आंसर क्या होगा? 9 राज्य इंडिया के कोस्ट पर लोकेटेड है. ठीक, बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ. अच्छा, उससे पहले अगर आपको ये डेटा नहीं पता है तो आप देख सकते हैं
भारत की कुल तटीय लंबाई कितनी है? 7,516 किलोमीटर। टोटल कोस्टल लेंथ ऑफ इंडिया इज 7,516 किलोमीटर। लेकिन अगर हम लोग इसमें से सिर्फ मेनलैंड इंडिया की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेनलैंड इंडिया की बात करेंगे, तो मेनलैंड इंडिया में टोटल कोस्टल लेंथ कितनी हो जाएगी? 5,422 किलोमीटर। और यही हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो अगर इन दोनों को अगर आप माइनस करेंगे 7,516 और 5,422, तो आपको क्या मिलेगा? 2,094 किलोमीटर की जो तटीय रेखा है वो आइलैंड्स बना रहे हैं। ठीक, कोस्टल लेंथ अगर हम लोग देखेंगे इंडियन स्टेट की, तो सबसे ज़्यादा कोस्टल लेंथ किसकी है? गुजरात की। ऐसा क्यों हो रहा है कि गुजरात की कोस्टल लेंथ सबसे ज़्यादा है? क्योंकि गुजरात में बहुत सारे क्रीक्स देखने को मिलते हैं, वहाँ की कोस्ट लाइन इंडेंटेड है, कटी फटी है, तो इस वजह से गुजरात की कोस्टल लाइन सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तीसरे नंबर पे तमिलनाडु। फिर उसके बाद महाराष्ट्र, केरला, उड़ीसा, कर्नाटका, गोवा, वेस्ट बंगाल, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड्स है। तो आप लोगों को ये सारा का सारा याद होना चाहिए, बढ़ते से घटते के क्रम में कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। इंडिविजुअली यूपीपीसीएस ने कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है, तो वो राज्य गुजरात है। लेकिन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दूसरे नंबर पे राज्य कौन सा है, तीसरे नंबर पे राज्य कौन सा है। तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, उड़ीसा, ये सब आपको याद रखना है। ये डेटा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि किसकी कितने किलोमीटर की टोटल तटरेखा है। लेकिन हाँ, आपसे घटते क्रम में पूछा जा सकता है या बढ़ते क्रम में पूछा जा सकता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। इंडिया इज लोकेटेड एट, ठीक, भारत अवस्थित है। जिस किसी को भी पता है वो कमेंट बॉक्स में जाकर के आंसर कर सकते हैं, ठीक। लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्यों आसान सा क्वेश्चन है? इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग पहले ये देखते हैं, अगर हम इसमें इंडिया की लोकेशन देखें तो इंडिया की लोकेशन क्या है? देखिए, 0 डिग्री मेरिडियन, ग्रीनविच मेरिडियन या 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड, वो कहाँ से होकर के जा रहा है? वो ये इधर से होकर के जा रहा है, ग्रीनविच से होकर के जा रहा है, ठीक। और इक्वेटर कहाँ से होकर के जा रही है? इक्वेटर ये हमारी जा रही है। तो इक्वेटर के जो नॉर्थ में है वो नॉर्थ में होगा, ये नॉर्थ हो गया, ये इक्वेटर का साउथ हो गया। अगर हमें ईस्ट वेस्ट देखना हो तो हम ग्रीनविच मेरिडियन से देखते हैं, ये हो जाएगा ईस्ट और ये हो जाएगा वेस्ट। तो इंडिया की लोकेशन क्या हो जाएगी? इंडिया की लोकेशन हो जाएगी नॉर्थ और ईस्ट में। तो कभी भी आप जब देखेंगे इंडिया की लोकेशन अगर नॉर्थ ईस्ट है तो उसके लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड में हमेशा नॉर्थ और ईस्ट ही होना चाहिए, कभी भी वो वेस्ट और साउथ नहीं होंगे। अब हम लोग वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक, जो हमारा आसान सा क्वेश्चन था उस पे वापस आते हैं। अब देखते हैं पहला ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। पहले ऑप्शन में लिखा हुआ 8 डिग्री 4 मिनट साउथ। इंडिया तो नॉर्थ में था, तो साउथ इसका आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वेस्ट। इंडिया पूरा का पूरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। फिर हम लोग बी ऑप्शन में आते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है? नॉर्थ, यहाँ पे लिखा हुआ है साउथ। तो ऑब्वियसली क्या है, इंडिया अगर पूरा नॉर्थ में है तो उसके लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड, अगर नॉर्थ में है तो उसके लैटिट्यूड कहाँ होंगे? नॉर्थ में होंगे। अगर वो ईस्ट में है तो उसके सारे के सारे लॉन्जिट्यूड कहाँ होंगे? ईस्ट की तरफ होंगे। तो ऑब्वियसली हमारा ए ऑप्शन भी गलत है, बी ऑप्शन भी गलत है। अब हम लोग आते हैं सी पर। सी में क्या लिखा हुआ है? नॉर्थ, नॉर्थ, ईस्ट, ईस्ट, ठीक है, सही हो सकता है। एक बार डी भी देख लेते हैं। डी में क्या लिखा हुआ है? साउथ, साउथ और ये वेस्ट, तो इसका मतलब डी भी गलत है। सही आंसर हमारा क्या है? सी। अब आप लोगों को याद क्या, देखिए अगर नहीं भी पता था तो भी इसको आंसर कर सकते थे, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि इंडिया किसके बीच में लोकेटेड है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में। और ये लैटिट्यूड है, यानी कि अक्षांश। और देशांतर अगर हम लोग देखेंगे तो देशांतर क्या होगा? 68 डिग्री 7 मिनट से कितना? 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक। तो ये आसान सा सवाल। इस वाले फिगर में भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, ऐसे इधर से होकर के जा रहा होगा, ठीक। और अगर हम लोग 37 डिग्री 6 मिनट लैटिट्यूड की बात करें तो वो इंडिया की नदर्न बाउंड्री बना रहा है।
इंडिया की ईस्टर्न बाउंड्री की बात करें तो वो एक लॉन्जिट्यूड बनाएगा एंड दिस लॉन्जिट्यूड इज 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, करेक्ट। और हम लोग वेस्टर्न बाउंड्री की बात करें तो वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ठीक। तो ये इंडिया की नदर्न और ईस्टर्न बाउंड्रीज मतलब लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड है जो आप लोगों को याद रखने। 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट और यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोकेशन ऑफ इंडिया इज फाउंड इन, भारत की अवस्थिति पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अभी हमने देखा है भारत की अवस्थिति कहाँ पर है, वो है इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इन नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। आंसर इसका क्या होगा, बी होगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप में से जिस किसी को भी क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो पहले वो वीडियो को पॉज कर सकता है, फिर उसके बाद अपना आंसर देख सकता है, मतलब पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है वीडियो को पॉज करके, ठीक। जिस किसी को भी नहीं पता है तो फिर मैं तो आगे बढ़ा ही रहा हूँ। इन विच स्टेट इज द पॉइंट ऑफ लोएस्ट एलिवेशन विद रिस्पेक्ट टू मीन सी लेवल लोकेटेड, ठीक। किस राज्य में औसत समुद्र तल के संदर्भ में न्यूनतम ऊंचाई वाला बिंदु स्थित है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए, केरल में स्थित है, ठीक। केरल में भी कहाँ है, केरल में कुट्टनाड इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, कुट्टनाड इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया लाइंग एट एलिवेशन ऑफ 2.2 मीटर बिलो द सी लेवल, ठीक। तो सी लेवल के नीचे 2.2 मीटर नीचे स्थित है। धान की खेती की जाती है यहाँ पर कुट्टनाड में, काफ़ी फेमस जगह है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है बिलो द मीन सी लेवल या सी लेवल। तो भारत का जो सी लेवल है वो कहाँ से नापा जाता है, ये भी क्वेश्चन पहले आ चुका है। भारत का सी लेवल जो नापा जाता है वो चेन्नई से लिया जाता है। चेन्नई को माना जाता है कि वो लोएस्ट पॉइंट है भारत के, मतलब भारत के सी लेवल का एक जो स्टैंडर्ड पॉइंट है वो चेन्नई है और चेन्नई से हम उसे नापते हैं। कुट्टनाड भारत का सबसे निचले बिंदु है जो समुद्र तल से 2.2 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक। 2.2 ऊंचाई पे स्थित नहीं होगा, नीचे स्थित होगा, थोड़ा सा गलत हो गया है ट्रांसलेशन में। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, क्या है भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट, क्या होगा इसका आंसर बताइए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है तो उसका आंसर है इंदिरा पॉइंट, ठीक। दक्षिणी बिंदु क्या है, वो इंदिरा पॉइंट है। कहाँ पर स्थित है ये, अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप में स्थित है, उसमें भी ग्रेट निकोबार में स्थित है, ठीक। और अगर हम लोग बात करें भारत के नदर्न मोस्ट पॉइंट की, तो नदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, वो काराकोरम में है और वो उसका नाम क्या है, इंदिरा कॉल, ठीक। कॉल का मतलब क्या होता है, कॉल का मतलब पास होता है। तो काराकोरम में एक पास है, उसका नाम रखा गया है इंदिरा कॉल, इंदिरा पास। तो उसको हम लोग इंडिया का नदर्न मोस्ट पॉइंट मानते हैं, ठीक। अच्छा, इंदिरा पॉइंट जो है, जो हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है, उसके बारे में 2-4 चीज़ें और देख लेते हैं। इट इज सिचुएटेड इन कैम्बल बे ऑन ग्रेट निकोबार आइलैंड, ठीक। और इसका लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंदिरा पॉइंट आर 6 डिग्री 45 मिनट्स 38 एंड 93 डिग्री 48 मिनट्स 85 सेकंड ईस्ट, ठीक। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। दिस प्लेस गॉट द नेम इंदिरा पॉइंट आफ्टर इंदिरा गांधी विजिटेड द प्लेस ड्यूरिंग हर टेन्योर एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन इज इंदिरा पॉइंट विच प्रीवियसली नोन एज पिग्मैलियन पॉइंट एंड पार्सन्स पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या है, पिग्मैलियन पॉइंट और पार्सन्स पॉइंट, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। इसमें से आपको कुछ भी अगर ऐसा नया मिलता है तो आप लोगों को नोट डाउन करना है, ठीक। तो आपको अगर कोई भी पॉइंट ऐसा मिलता है जो आपके नोट्स में नहीं है तो यहाँ से आप अपने नोट्स में उसको ऐड करिए। नोट्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आपने कहीं से पढ़ा, आपने क्लासेस अटेंड की, आपके पास कोई नोट्स है, ठीक। अब उस नोट्स के बाद में क्या होगा, आप बहुत सारी एनसीईआरटी पढ़ेंगे, मतलब आपने पहले भी एनसीईआरटी पढ़ी, आप कोई बुक पढ़ेंगे, आप कोई टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे, ठीक है। तो वो सारी एनसीईआरटी, वो सारी टेस्ट सीरीज में जो कुछ भी आपको नया मिल रहा है वो अपने नोट्स में आपको ऐड करना है। अगर ये प्रोसेस आप 1 साल 1.5 साल करेंगे तो आपके नोट्स इतने एनरिच हो जाएंगे कि आपके नोट से बाहर से कुछ नहीं आएगा। फिर एक कॉन्फिडेंस भी होता है
कि अगर सारी चीज़ें आपके नोट्स में लिखी हैं तो आप उसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। जब भी टाइम मिलेगा आप अपने नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं। आपको ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि आज तक मैंने जितने पेपर सॉल्व किए हैं उन सब की जितनी भी नॉलेज थी वो मुझे मिल गई है। लेकिन अभी क्या होगा, जैसे आपने यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ ली, मैंने आपको बता दिया कि इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम जो है वो पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन्स पॉइंट है। कुछ देर बाद या कुछ दिनों बाद क्या होगा, कुछ दिनों बाद आप उसको भूल सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे तो जब भी आप रिवाइज करेंगे तो उसको पढ़ते हुए जाएंगे। और ये हमेशा मान के चलिए कि इस प्रिपरेशन में आप जो कुछ भी अभी पढ़ रहे हैं हो सकता है कि आप वो भूल जाएं, तो आपके नोट्स में सारी चीज़ें एक जगह लिखी होनी चाहिए ताकि आप आसानी से उसको रिवाइज कर सकें। वो आपको कॉन्फिडेंस देगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश ऑन 3 साइड। निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? क्या होगा इसका आंसर, बताइए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने इंडिया का मैप देखा होगा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को देखा होगा, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। वो कौन सा राज्य है? वो है त्रिपुरा। ठीक, वो है त्रिपुरा। ठीक, अब आप जैसे कि मैप में भी यहाँ देख सकते हैं त्रिपुरा का लोकेशन। त्रिपुरा जो है यहाँ पर, ठीक, और ये तीनों तरफ से 1 2 3 तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है? वेस्ट बंगाल से या पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है, सॉरी बांग्लादेश से घिरा हुआ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 डिग्री चैनल इज लोकेटेड। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। ठीक, बताइए इसका आंसर क्या होगा। जैसे इसका आंसर सबको पता होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इवन यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, तो इसका आंसर है कवरत्ती और मिनिकॉय के बीच, ए इसका आंसर होगा। ठीक, अच्छा, इसी चैनल से रिलेटेड और भी कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सारे क्वेश्चन मैंने एक जगह कर दिए हैं। हम लोग देखते हैं 9 डिग्री चैनल के बाद में हम लोग देखते हैं 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है? 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, अंडमान और निकोबार। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर क्या है, ये है 10 डिग्री चैनल, और 10 डिग्री चैनल के नॉर्थ में आप लोग देख सकते हैं क्या है, अंडमान आइलैंड्स है, और साउथ में आपको क्या दिखाई दे रहा है? निकोबार आइलैंड दिखाई दे रहा है। ठीक, तो 10 डिग्री चैनल किसको सेपरेट कर रहा है? अंडमान और निकोबार को। 9 डिग्री कहा था? लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को वो अलग अलग कर रहा था। इसी तरीके से चैनल पे 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इंडियाज मैरीटाइम बाउंड्री विद मालदीव्स। तो इंडिया को मालदीव से कौन अलग करता है? इसका आंसर है 8 डिग्री चैनल। ठीक, 8 डिग्री चैनल इंडिया को मालदीव्स के साथ में अलग करता है। अच्छा, इसमें कुछ और भी चैनल दिए हुए हैं, ग्रेट चैनल एंड कोको चैनल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्रेट चैनल और कोको चैनल के बारे में भी जान लेते हैं। कोको चैनल जो है वो म्यांमार और अंडमान निकोबार, अंडमान के बीच में है। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि म्यांमार और अंडमान के बीच में, फिर म्यांमार और इंडिया के बीच में कौन सा चैनल है? तो वो है हमारा कोको चैनल। ठीक, दूसरा जो चैनल का नाम दिया हुआ है उसका नाम क्या है? ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल अलग करता है भारत को, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं निकोबार को सुमात्रा से। ठीक, ग्रेट चैनल अलग करता है निकोबार को सुमात्रा से। अच्छा, एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि ग्रेट चैनल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? 6 डिग्री चैनल। अच्छा, आपको ये समझ में आ रहा है कि ये डिग्री क्यों लिखा हुआ है? ये 9 डिग्री क्यों है, 10 डिग्री क्यों है, 6 डिग्री क्यों है, 8 डिग्री क्यों है? ठीक, तो ये ऐसा इस वजह से है क्योंकि 6 डिग्री चैनल मतलब 6 डिग्री लैटिट्यूड, अक्षांश रेखा वहाँ से होकर के गुजर रही है। 10 डिग्री चैनल का मतलब क्या था? 10 डिग्री अक्षांश रेखा वहाँ से होकर के गुजर रही है। ठीक, तो इसी वजह से जो भी अक्षांश रेखा वहाँ से होकर के गुजर रही होती है, उसी अक्षांश रेखा के नाम पर उसका नाम रख दिया गया है, उस चैनल का नाम रख दिया गया है। ठीक,
तो 6 डिग्री अक्षांश 6 डिग्री अक्षांश रेखा 6 डिग्री 6 डिग्री चैनल से होकर के गुजर रही होगी, उसका दूसरा नाम क्या है, ग्रेट चैनल। ये किसको अलग कर रहा है, इंडिया को। हम ये भी बोल सकते हैं कि इंडिया को इंडोनेशिया से अलग कर रहा है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि निकोबार को सुमात्रा से अलग कर रहा है। ठीक, यहाँ पे कुछ और चीजें देख लेते हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप अगर देखेंगे इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, मतलब निकोबार और सुमात्रा के बीच में इंदिरा पॉइंट से 150 किलोमीटर का ही फर्क है। मतलब 150 किलोमीटर आप अगर इंदिरा पॉइंट से और जाएंगे तो आपको इंडोनेशिया या फिर सुमात्रा आइलैंड मिल जाएगा। ठीक, आप याद करिए यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था कि अंडमान निकोबार आइलैंड के सबसे पास में कौन सा द्वीप समूह स्थित है। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, आई थिंक 18, 19, 20 के आसपास ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सेम तरीके के क्वेश्चन अगर आपको ये चैनल्स के बारे में पता है तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को भी मार्क कर सकते थे। ठीक, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास में सबसे पास में स्थित आइलैंड कौन सा होगा, तो वो है सुमात्रा। ठीक, कन्याकुमारी इज लोकेटेड इन इंडिया एट, भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति है। क्या इसका आंसर होगा, एक एक करके सारे ऑप्शंस को देखते हैं। साउथ ऑफ द इक्वेटर, भारत से इक्वेटर तो होकर के जा ही नहीं रही है, भारत से जो रेखा होकर के जाती है उसका नाम है कर्क रेखा। और इंडिया की लोकेशन क्या है, इंडिया 6 डिग्री से नॉर्थ में है। ठीक, तो कभी भी भारत जब इक्वेटर होकर के नहीं जा रही है, भूमध्य रेखा भारत से होकर के नहीं जा रही है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि कन्याकुमारी इक्वेटर के भूमध्य रेखा के साउथ में स्थित हो। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब कर्क रेखा, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कर्क रेखा के उत्तर में। अब हमें ये भी पता है कि कर्क रेखा होकर के जाती है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम। तो इन सारे स्टेट से कर्क रेखा होकर के जा रही है। तो अगर कर्क रेखा इन स्टेट से होकर के जा रही है और हमारा जो केरल है वो कहाँ, जो कन्याकुमारी है वो कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक, कन्याकुमारी यहाँ पर है और कर्क रेखा यहाँ से होकर के जा रही है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, हम अगर ये ऑप्शन में लिखा होता कि कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है तो हम इसको सही मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आंसर क्या होगा, गलत है, बी वाला ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि कर्क रेखा के उत्तर में नहीं, कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। ठीक, तीसरे पर आते हैं हम लोग, साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का मतलब हो गया मकर रेखा। मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ, ये जो 23.5 डिग्री साउथ है उससे हम लोग कह रहे हैं इसके भी दक्षिण में स्थित है, यानी कि हम लोग जो है दक्षिणी गोलार्ध में चले गए। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें दक्षिणी गोलार्ध में तो जाना नहीं था अगर ये ऑप्शन लिखा होता कि 23.5 डिग्री साउथ से ऊपर में है, मतलब मकर रेखा के उत्तर में स्थित है, तो ये ऑप्शन सही हो जाता। लेकिन अभी क्या, ये ऑप्शन गलत है। फिर उसके बाद हम लोग आखिरी ऑप्शन पे आते हैं, नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर क्या है, 0 डिग्री। ठीक, और अगर हम लोग 0 डिग्री के ऊपर देखेंगे तो हमको क्या मिलता है, भारत। तो ऑब्वियसली कन्याकुमारी भी भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित होगा, तो ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक, आसान सा क्वेश्चन है ये भी। द एक्सटेंट ऑफ टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया इस, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है, तो ये कितना होता है, तट से 12 समुद्री मील तक। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, इंटरनल वाटर जो बेस लाइन से पीछे की तरफ होंगे, उसके बाद बेस लाइन से ही हम सब नापते हैं। बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक टेरिटोरियल सी, बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल तक कॉन्टिगुअस जोन, फिर मतलब टेरिटोरियल सी 12, फिर उसके बाद अगला 12 जो होगा वो कॉन्टिगुअस जोन होगा। फिर बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक जाएंगे तो वहां पे हमको क्या मिलेगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये सारी चीजें डिफाइन कौन करता है, यूएन क्लॉस, UNCLOS, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी। ठीक, तो उसने ये बाउंड्रीज डिफाइन की। फिर एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। बताइए क्या होगा इसका आंसर।
तो कभी भी जैसे हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन कर रहे हैं, खैर ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, त्रिपुरा से होकर के जाती है, मिजोरम से होकर के जाती है, वेस्ट बंगाल से होकर के जाती है, तो हमने 1 to 4 ढूंढना है, 1 to 4 हमारा सी में मिल रहा है, दैट्स इट। ठीक हो गया, आसान। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये क्या है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। कर्क रेखा किससे होकर के जा रही? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन सभी स्टेट से होकर के जाती है। अब बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लाइज नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अभी हम लोगों ने देखा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस से होकर के जा रही थी, झारखंड से होकर के जा रही है, हाँ ठीक है, मिजोरम से होकर के जा रही, ठीक है, त्रिपुरा से होकर के जा रही है, हाँ ठीक है, लेकिन हमसे यहाँ पे पूछा क्या गया है? पूछा गया है नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित होना चाहिए, ना कि कर्क रेखा पर स्थित होना चाहिए। तो वो कौन सा राज्य है? मणिपुर, क्योंकि मणिपुर कर्क रेखा, मणिपुर मिजोरम के भी ऊपर स्थित है। अगर आपने मैप देखा होगा तो मिजोरम यहाँ पर है, त्रिपुरा यहाँ पर है, मणिपुर यहाँ है, फिर ये नागालैंड है, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, असम वाला एरिया है, तो ये हमारा मिजोरम है, मणिपुर। ठीक, तो मणिपुर उत्तर में स्थित है, त्रिपुरा भी कुछ इस तरीके से होगा, और यहाँ से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है। ठीक, तो मणिपुर इसका आंसर है। क्या होगा इसका आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आप लोग जाइएगा, मैप देखिए बहुत अच्छे से। ठीक, तो आप जब मैप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये वैसे बहुत ही टफ तरीके का क्वेश्चन है, क्योंकि किसी को भी इतना लोकेशन याद नहीं होता है कि एग्जैक्टली वो जाकर के बता सके। लेकिन अब आप देखिए, यही क्वेश्चन 1999, 2000, 2017, 2013, 2016 बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये जो टफ तरीके के क्वेश्चन होते हैं, आप अगर PYQ कर रहे हैं तो आप आसानी से इनको आंसर कर सकते हैं। यहाँ आपको साफ दिखाई दे रहा है कि PYQ का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक, तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है सी, एजवल। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस विल नेवर रिसीव द वर्टिकल रेज ऑफ द सन। निम्न स्थानों में से किसे सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी नहीं प्राप्त होंगी? अच्छा, अनुलंबित किरणें जो होती हैं सूर्य की, वो कहां से कहां तक प्राप्त होती हैं? वो प्राप्त होंगी, हाँ, जो अनुलंबित किरणें होंगी सूर्य की, वो प्राप्त होती हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ। तो अगर कोई भी ऐसी जगह जो 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच में स्थित है, तो वहां पे सूर्य की अनुलंबित किरणें प्राप्त होंगी। यह हमें ध्यान रखना है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री पे टिल्ट है। इसी की वजह से सन जो है वो मूव करता रहता है बिटवीन 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ। तो इसके बीच में अगर कोई भी प्लेस होगा, कोई भी लोकेशन होगी, तो वहाँ पे वर्टिकल सनरेज हमें मिलेंगी। लेकिन अगर कोई भी स्थान जो इसके नॉर्थ में है और या फिर मकर रेखा के साउथ में है, तो वहाँ पे हमें अनुलंबित किरणें या वर्टिकल रे नहीं मिलेंगी। तो अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग श्रीनगर की बात कर लेते हैं, क्योंकि आसान सा है, दिखाई दे रहा है, श्रीनगर आंसर होगा। श्रीनगर कहाँ पे स्थित है? वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री कहाँ से होकर के गुजर रही है? वो गुजर रही है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होते हुए। तो ऑब्वियसली क्या होगा? जम्मू कश्मीर उसके नॉर्थ में है और श्रीनगर यहाँ कहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? श्रीनगर, क्योंकि श्रीनगर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, इसलिए कभी भी वहां पे अनुलंबित सूर्य की अनुलंबित किरणें प्राप्त नहीं होंगी। ठीक, तो इसका आंसर होगा सी, श्रीनगर। आसान सा क्वेश्चन। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, जो इस तरीके के क्वेश्चन होता है, अगर आप यूपीएससी का पेपर देखोगे जा करके, तो पिछले 2-3 सालों से लगातार इस तरीके के क्वेश्चन आते रहे। मतलब एक जो टॉपिक है सीजन पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता रहा है, और जो सीजन वाला टॉपिक है बहुत ही आसान सा टॉपिक है, क्योंकि आपको इसमें बस ये देखना है कि 23.5 डिग्री
नॉर्थ पे कब सन पहुंच रहा है, 23.5 डिग्री, साउथ पे कब पहुंच रहा है, विंटर सॉल्स्टाइस क्या होता है, समर सॉल्स्टाइस क्या होता है, इक्विनॉक्स क्या होते हैं, ये सारे टॉपिक, ये सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए। ठीक, तो ये एक तरीके का क्या है, जो कॉन्सेप्ट है उस पर अप्लाइड तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन यूपीएससी ने भी सीजन के कॉन्सेप्ट पे कई सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जैसे पिछले साल एक क्वेश्चन पूछा था कि 21 जून को क्या होगा, या एक क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से कौन सी अक्षांश रेखा है जहाँ पे सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी प्राप्त नहीं होगी। ठीक, तो आप जा करके देखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी ने भी पूछे हुए हैं हाल ही के पिछले 2-3 सालों में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्जिट्यूड इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन ऑफ इंडिया? निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, सारे ही क्वेश्चन वैसे आसान ही है, इतना कोई टफ नहीं था। एक क्वेश्चन सीजन वाला ही टफ था, उसके अलावा जो हमने एजवल वाला एक क्वेश्चन किया वो टफ था। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक, अच्छा, ये सारी चीज़ें जो डिसाइड होती हैं ये हर एक कंट्री डिसाइड करती है कि उनका स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा। ठीक, तो इंडिया ने क्या डिसाइड किया है कि इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम यानी कि IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा, वो 82 डिग्री 30 मिनट के हिसाब से तय किया जाएगा। अब ये जो आप लोगों ने कई बार देखा होगा, जब आप पुराने फ़ोन यूज़ करते थे तो उसमें GMT + 5:30 लिखा होता था। टाइम जोन जब सेट करते हैं तो GMT + 5:30 लिखा होता है। तो इंडिया का टाइम जोन क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट के हिसाब से GMT + 5:30। GMT क्या होता है? ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ग्रीनविच मेरिडियन टाइम प्लस 5:30 क्यों लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 82 डिग्री 30 मिनट के हिसाब से। जब आप 82 डिग्री 30 मिनट से के हिसाब से मिनट्स निकालेंगे कि कितने मिनट का फर्क पड़ेगा, कहाँ से? ग्रीनविच से, जो कि है 0 डिग्री। तो जब आप देखेंगे 82 डिग्री 30 मिनट के हिसाब से ग्रीनविच से कितने मिनट का फर्क पड़ेगा, तो वो आएगा 5.5 घंटे का फर्क पड़ेगा। और हर एक डिग्री का हम लोग क्या लेकर के चलते हैं? हर डिग्री के हिसाब से 4 मिनट का फर्क समय पर पड़ता है। मतलब कोई व्यक्ति जो 1 डिग्री पे है, दूसरा व्यक्ति जो 2 डिग्री पे है, उन दोनों के बीच समय का अंतराल या समय का फर्क कितना होगा? 4 डिग्री का हमेशा फर्क रहता है। अब लेकिन भारत का भी एक्सपेंस बहुत बड़ा है, लगभग 30 डिग्री तक फैला हुआ है लॉन्जिट्यूड में। तो ये जो 30 डिग्री तक भारत फैला हुआ है उसमें हर एक व्यक्ति जो अरुणाचल प्रदेश में है, एक व्यक्ति जो गुजरात में है, उन दोनों के बीच में 30 डिग्री गुणे 4 यानी कि 120 मिनट का फर्क आएगा समय में। लेकिन अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि हम किसी को फ़ोन करें अरुणाचल प्रदेश में, वो कहे कि नहीं यहाँ पे समय जो है वो 5 बज रहे हैं, और फिर गुजरात वाले को फ़ोन करें तो वो कहेगा नहीं यहाँ पे तो अभी 3 ही बजा है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए क्या हम लोग चूज़ करते हैं? एक स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82 डिग्री 30 मिनट के हिसाब से, ताकि अरुणाचल प्रदेश वाला व्यक्ति भी वही समय बताए जो कि गुजरात वाला व्यक्ति बता रहा है। ठीक, नेक्स्ट आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया डज द सन अपीयर फर्स्ट? तो भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूर्य दिखाई देता है? अगेन आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। पहले ऐसा माना जाता था कि अंडमान निकोबार में एक जगह है, लोकेशन है, वहाँ पे सबसे पहले सूर्योदय होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। सन 2000 में ये बात क्लियर हो गई थी। ठीक, तो इसको आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि हमारा जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो कहाँ पर है? किबिथू, वो कहाँ पर है? वो लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश में। तो अगर ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है तो सबसे पहले सूर्योदय भी कहाँ होगा? ईस्ट की तरफ ही होगा, पूर्व की तरफ होगा। तो पूर्वोत्तर पॉइंट लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश में, इसलिए सबसे पहले सूर्योदय भी कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश में होगा। और उस जगह का नाम क्या है जहाँ पे सबसे पहले होता है? उसका नाम है डोंग। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो उसको नोट डाउन कर लेना। डोंग इन अरुणाचल प्रदेश इज द ईस्टर्न मोस्ट प्लेस इन इंडिया, रिसीव द फर्स्ट सनरेज ऑफ इन इंडिया। तो ऐसा बोला जाता है कि डोंग वो जगह है जहाँ पे सबसे पहले सूर्योदय होता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन है, यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का समय प्रातः 5 बजे, तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का संभावित समय क्या होगा? ठीक, तो अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे हो रहा है, तो सौराष्ट्र में क्या होगा, संभावित समय क्या होगा? अभी जैसे हम लोगों ने देखा है कि इंडिया का जो और इन अरुणाचल प्रदेश के बीच में और गुजरात के बीच में लगभग 30 डिग्री का फर्क है। ठीक है, लगभग 30 डिग्री का फर्क है। 30 डिग्री का मतलब क्या हो गया, 120 मिनट का फर्क आएगा समय में। तो अगर इन्होंने पूछा है कि सूर्योदय 5 बजे हो रहा है कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में, तो फिर सौराष्ट्र का मतलब क्या हो गया, गुजरात। तो गुजरात में सूर्योदय कितने बजे होगा? तो अगर 5 बजे हो रहा है तो सौराष्ट्र में सूर्योदय कितने बजे होगा, 2 घंटे बाद होगा, 120 मिनट बाद होगा। तो 5 + 2 आंसर हमारा हो जाएगा 7 बजे। ठीक, तो सूर्योदय कितने बजे होगा, 7 बजे होगा सौराष्ट्र में। ठीक है, सेम। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत ने नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित में से किस देशांतर पर देखी? क्या होगा इसका आंसर? देखिए, सबसे पहले जो सूर्योदय होगा, ऑब्वियस सी बात है, पूर्व की तरफ ही होगा, ईस्ट की तरफ होगा। तो जहां कहीं भी पश्चिम लिखा हुआ है, हम वो वाले ऑप्शन को पहले ही हटा देते हैं। तो ए और सी हमारा ऑप्शन चला गया। अब हम देखते हैं बी और डी में से भी। तो बी और डी, बी में क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट, डी में है 92 डिग्री 30 मिनट। अब 82 डिग्री और 92 डिग्री में से भी पूर्व की तरफ ज्यादा कौन होगा? वो होगा 92 डिग्री और 30 मिनट, क्योंकि 92 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, वो पूर्वोत्तर होगा 82 डिग्री 30 मिनट से। तो इसका आंसर क्या होगा, 92 डिग्री 30 मिनट पूर्व। ठीक, इजी। अगला क्वेश्चन, यदि भारतीय मानक समय याम्योत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? If Indian Standard Time is noon at the meridian, then what will be the local time at 120 degree east longitude? ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, नून मतलब 12 बज रहे हैं कहाँ पर, 12 PM हो रहा है, 12 बज रहे हैं कहाँ पर, 82 डिग्री 30 मिनट। तो अब आपको क्या निकालना है, 120 डिग्री पर निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 120 डिग्री से घटाना होगा 82 डिग्री और 30 मिनट को। फिर उसके बाद जो भी आएगा उसमें हमें क्या करना है, 4 से गुणा करना है। 30 डिग्री को हम मान सकते हैं, 30 डिग्री का मतलब हो जाएगा 2 मिनट। तो आपको क्या करना है, 1 डिग्री का गुणा करिए 4 से, 30 डिग्री को 2 मिनट मान लीजिए। उसके बाद आपको इसका आंसर निकालना है। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या है, क्योंकि आपको इसमें सिर्फ कैलकुलेट करना है। अगेन ये क्वेश्चन जो है 2010 में नहीं, बहुत बार रिपीट हुआ है, यूपीपीसीएस में भी और बाकी कई सारे स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान भारतीय मानक समय याम्योत्तर के सबसे नजदीक स्थित है? तो इसका आंसर क्या है, मिर्जापुर। मिर्जापुर भारत के याम्योत्तर के सबसे नजदीक स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज कॉल्ड ग्रीनविच ऑफ इंडिया? इनमें से किसको भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? ठीक है, इसका आंसर है सी, उज्जैन। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उज्जैन से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। मगर ये सिर्फ अकेला रीजन तो नहीं हो सकता है, क्योंकि कर्क रेखा तो भारत के कई और शहरों से भी होकर के गुजरती होगी। अब कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, बहुत सारे राज्यों से होकर के गुजर रही है। तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वो उज्जैन से होकर के गुजरती होगी। तो इसका जो आंसर है वो है ये। पहले एंशिएंट इंडिया में, प्राचीन भारत में ये माना जाता था कि कर्क रेखा उज्जैन से होकर के तो गुजरती है, लेकिन जो 0 डिग्री मेरिडियन हम मानते थे, जैसे अभी 0 डिग्री मेरिडियन ग्रीनविच को माना जाता था, ऐसे ही प्राचीन भारत में ये माना जाता था कि जो 0 डिग्री याम्योत्तर रेखा है वो कहाँ से होकर के गुजरती है, उज्जैन से होकर के गुजरती है। और उज्जैन को ये माना जाता था कि ये दुनिया का केंद्र बिंदु है, विश्व का केंद्र बिंदु है। तो इस वजह से ही हम लोग क्या बोलते हैं, उज्जैन को
ग्रीनविच ऑफ इंडिया। और इसके अलावा क्या है, यहाँ पे जंतर मंतर भी स्थित है, तो वो भी एक रीजन है। बट मेन रीजन क्या है कि जो पुरानी ग्रीनविच रेखा है, एंशियंट इंडिया की ग्रीनविच मेरिडियन रेखा है, वो उज्जैन से होकर के गुजरती थी। थैंक यू एवरीवन। हम लोगों ने अभी इस टॉपिक पे, मतलब लोकेशन ऑफ इंडिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे सारे क्वेश्चन कर लिए हैं जो अभी तक यूपी पीसीएस में आए हुए हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग देखेंगे माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, इंडिया, फिजिकल डिवीजन। तो इन सभी टॉपिक्स पे किस किस तरीके के क्वेश्चन यूपी पीसीएस ने पूछे हुए हैं। ठीक, तो मिलते हैं अगली क्लास में। गुड बाय।